Good afternoon, everybody. So, welcome to the second video of magnetic effects of current. It is raining very high, but let us prepare the video. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों का चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग दो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नाम एक जैसे हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसका डिस्कवरी किया था हैंस ऑर्स्टेड इन द ईयर 1820 एंड द सेकेंड वन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। तो इस चैप्टर का भले नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट यहाँ हम लोग दो फिनोमेना देखते हैं। एक फिनोमेना है जिससे मोटर का वर्किंग हम लोग पढ़ते हैं, और दूसरा फिनोमेना है जिससे हम लोग जनरेटर का वर्किंग पढ़ते हैं। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो इफेक्ट फिनोमेना है, इससे हम लोग मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं, मोटर का वर्किंग डिस्कस करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे हम लोग जनरेटर का वर्किंग का डिस्कशन करते हैं। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि पहले साइंटिस्ट लोगों का या फिजिक्स की दुनिया का ये मानना था कि मैग्नेटिज्म एक अलग कंसेप्ट है और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग कंसेप्ट है। मैग्नेट और चार्ज की दुनिया बिल्कुल अलग है। बट बाद में ये पता चला, साइंटिस्टों ने ये खोज लगाया और ये बताया कि ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हमने क्या देखा, कहने का मतलब कि ये हैंस ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि यहाँ पे जब एक इस वायर के थ्रू जब हम लोगों ने करंट को फ्लो करवाया, यहाँ से करंट को फ्लो करवाया, तो यहाँ से देखा गया और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को रखा गया। तो ये देखा गया कि दिस नीडल डिफ्लेक्टेड। तो भाई जैसे ही हम लोग करंट ऑन करते हैं, ये नीडल डिफ्लेक्ट करता है। और ये जब करंट ऑन नहीं था, जब स्विच ऑन नहीं था, तब देखते हैं कि ये नीडल का डिफ्लेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को ला रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि करंट जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। मीन्स फ्लो ऑफ द चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मीन्स तो वही इसका कंसेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की यहाँ पे कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कि करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ से हैंस ऑर्स्टेड ने ये बताया कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किया। मीन्स जब यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, तब यहाँ पे मैग्नेटिक ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, वह डिफ्लेक्ट करता है। दिस मीन्स दैट दिस करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। नाउ जब आई बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट फिनोमेना है। ये इसका जस्ट ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सपोज दैट एक कॉइल लिया और यहाँ पे हम लोगों ने एक बल्ब लगा के रखा, बल्ब लगाया, और यहाँ पे एक मैग्नेट को हमने मूव कराया, आगे पीछे करवाया। आगे पीछे करवाया मतलब कभी आगे ले जाते हैं तो कभी पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब हम आगे ले जाते हैं मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ा रहे होते हैं, और यदि पीछे ले जाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घटा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से देखें कि जब भी हम लोगों ने ऐसा किया तो ये बल्ब ग्लो किया। कहने का मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे सेल नहीं लगा हुआ है, फिर भी क्या होता है कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे थे तो ये बल्ब जल रहा था, यह बल्ब जल गया।
तो ये क्या बताता है कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का हमने चेंज करवाया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करवाया, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, करंट का प्रोडक्शन करता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया और यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ने करंट को बनाया। तो क्या है कि यहाँ याद रखना है कि चैप्टर में दो फिनोमेना है, इस चैप्टर में दो फिनोमेना है और दोनों के दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। एक हेंस ऑर्स्टेड ने बताया कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन किया और दूसरे में माइकल फराडे ने ये बताया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ने करंट का प्रोडक्शन किया। ना अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़ते हैं इसमें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो अब ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल किस में यूज होता है, तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में यूज होता है। फ्लेमिंग्स ये हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ अब यहाँ पे एक और अभी आप पढ़ोगे देखोगे कि वहाँ पे क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो यह आगे जाके पता चल पड़ेंगे कि ऐसो ये इसी में काम आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट में ही ये काम आता है। बट वो एक डायरेक्शनल कहने का मतलब ये है कि वह एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है जो कि आगे जब 11th में जाओगे तो आप इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स वगैरह में ये डिस्कशन होता है। खैर वो सब बात की बातें अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो बेसिकली हम लोगों को मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है। नाम है इस चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, बट यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, जो कि एक दूसरे का दोनों अपोजिट है। इसके the discovery of this was done by Hans Ørsted and this was discussed by Michael Faraday। तो भाई इसका बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का जो बेस्ड एप्लीकेशन है वह इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। So now today we will basically discuss on magnetic effects of electrical current, but always remember if you want to know electromagnetic induction तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि अगर यदि इसको आप जानना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छे से जानना ही पड़ेगा, तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। तो ये क्या है कि सपोज दैट ये इसका पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। द फेनोमेना of generation of magnetic field around the conductor when current is passed through it, when current is passed through it। तो क्या है कि what is magnetic effects of electrical current? It is nothing but the phenomena of generation of magnetic field around the conductor when
current is passed, when current is passed, means generation of magnetic field when current is passed. So this is your magnetic effects of करंट, इलेक्ट्रिक करंट. तो ये हाइंस ऑर्स्टेड ने कैसे दिखाया? तो भाई यहाँ पे एक सर्किट लिया और जैसे यहाँ एक नीडल लिया. अब जैसे ही यहाँ पे सर्किट को क्लोज किया जाता है तो करंट यहाँ पे फ्लो करता है, और जैसे ही करंट को फ्लो करता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस पे एक डिफ्लेक्शन आता है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है. तो ठीक है भाई कि चलो भाई अब मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया. तो अब ये बताएं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि बार मैग्नेट में हम लोगों को मालूम है भाई कि ये जैसे नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ से नॉर्थ से ओरिजिनेट कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि ये साउथ में जाके मर्ज कर रहा होता है. मींस इसका ओरिजिन यहाँ से है और लगता है कि यहाँ पे जाकर के ये मर्ज कर रहा है, कुछ ऐसा होता है ना. तो लग रहा है कि एक फुहारे के जैसा नॉर्थ से ऐसे निकल रहा है और सारा का सारा लगता है कि ये ऐसे साउथ के पे आकर के मर्ज कर रहा है. यहाँ पे ऐसे निकल रहा होता है ना, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे मर्ज कर रहा हो, है ना. ये लग रहा है फुहारे के जैसा ऐसे निकल रहा है और यहाँ पे सारा आकर के मर्ज कर रहा है. तो अब यहाँ पे जैसे बार मैग्नेट में ये डायरेक्शन तो हमको पता है कि नॉर्थ से निकलता है साउथ पे जाता है, नॉर्थ टू साउथ. सेम वैसे ही करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, तो उसके लिए ऑर्स्टेड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया. ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट और किया. दिस वाज योर एक्सपेरिमेंट 1, दिस वाज योर एक्सपेरिमेंट 1. तो सेकंड में ये इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया. वो क्या किया, एक्सपेरिमेंट 2, कि उन्होंने यहाँ पे, एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ उसको, यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स काफ़ी सारे रख दिए. आयरन फाइलिंग्स मतलब कि लोहे का चूर. यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स काफ़ी सारे मात्रा में रख दिए यहाँ पे. और उसके बाद फिर जब यहाँ से करंट को ऑन किया गया, स्विच को ऑन किया गया, तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, ये जो आयरन फाइलिंग्स है, ये जो हो गया, ये कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में ये अपने आप को अरेंज कर लिया. ये सारे जो आयरन फाइलिंग्स है वो क्या कर लिए, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अपने आप को अलाइन कर लिए. तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि भाई ये वायर, करंट कैरिंग वायर के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो पैटर्न होता है, वो कंसेंट्रिक सर्कल होता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पता नहीं चल पाया कि ये अपने आप को पैटर्न पता चल गया, बट वो अलाइनमेंट कैसा था, वो ऐसे गोल घूमे या ऐसे गोल घूमे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था. बस इतना पता चला कि जैसे कि एक रंगोली बन जाता है गोल गोल, तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को गोल गोल वहाँ पे अलाइन कर लिए. लेकिन ये नहीं पता चला कि वो क्लॉकवाइज अलाइनमेंट हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज अलाइनमेंट हुआ है. तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता नहीं चला. तो सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका आंसर बताता है हमें राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो ये हम लोगों को कौन बताता है कि इसका अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में था, तो ये हम लोगों को बताता है राइट हैंड थंब रूल. तो ये क्या कहता है भाई, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल. तो सबसे पहले जाने कि सपोज दैट ये एक वायर है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा वो कुछ इस तरह से है कि सपोज दैट ये आपने थंब को ये किया, मीन्स वायर को कुछ इस तरह से होल्ड किया कि आई थिंक माई पेन इंक इज फिनिश्ड, लेट मी ब्रिंग अनदर.
Sorry, actually the ink was finished. So कुछ इस तरह से आपने इसको होल्ड किया, तो ये जो है थंब जो पॉइंट कर रहा है ये करेंट का डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, और ये जो कर्लिंग बताया, कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो है ये थंब का डायरेक्शन मीन्स अपने वायर को कुछ इस तरह से पकड़ा कि ये जो थंब है ये शो कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द नेचर इन विच द योर फिंगर्स हैज बीन कर्ल्ड, दैट इज व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहने का अर्थ ये हो गया कि आपने वायर को कुछ इस तरह से पकड़ा कि ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। तो सपोज दैट ये इधर करंट है, तो हमने कुछ इस तरह से पकड़ा कि ये थंब जो है इसको राइट हैंड से इसको इस तरह से पकड़ा कि ये थंब शो कर रहा है आपका करंट का डायरेक्शन। तो जिस तरह से, तो जिस नेचर से तो आपका ये जो घूमा है, ये जैसे ये हो गया, ये हो गया है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये जो हमारा बता रहा है दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दिस मीन्स इन दिस वे द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर। तो आप कहीं भी किसी डायरेक्शन में ले ले, सपोज दैट ये हो गया है ना, तो आपने इसको ऐसे पकड़ा है ना, थंब तो कुछ अजीबोगरीब टाइप से बन गया भाई थंब। तो सपोज दैट ये हो गया, तो ये थंब ये जो शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से है ना। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो इसका स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे कि होल्ड द करंट कैरिंग वायर, होल्ड करंट कैरिंग वायर in such a way that thumb shows direction of current and curled finger represent direction of magnetic फील्ड। और ये याद रखें कि ये हम लोग किससे करना है, तो राइट हैंड से ही करना है। होल्ड द करंट कैरिंग वायर बाय योर राइट हैंड, बाय योर राइट हैंड। तो इस तरह से हम लोगों को पता चलता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आई होप कि क्लियर हो गया, और राइट हैंड थंब रूल भी क्लियर हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है भाई कि करंट कैरिंग वायर को हमने राइट हैंड से कुछ इस तरह से पकड़ा है कि जो थंब है वो शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन। तो जिस तरह से हमारा फिंगर कर्ल होता है तो वो शो कर रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So this was your right hand thumb rule and the Oersted experiment. I hope it was clear to you. Next is magnetic field around a current carrying circular loop. Magnetic field around excuse me current carrying सर्कुलर लूप। अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन तो देख लिया, स्ट्रेट वायर तो देख लिया कि स्ट्रेट वायर को कैसे करना है। तो भाई ऐसे पकड़ लेना है, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कर्ल्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द the thumb will show the direction of current and the curled finger will show the direction of the magnetic field. So नेक्स्ट है कि अब अगर यदि हम लोगों ने स्ट्रेट वायर ना लेकर के अब मैंने एक ऐसा ले लिया कि एक लूप है, सर्कुलर लूप है, ये सपोज दैट सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर है, ये 3D फिगर है, इसको
ऐसा ना हो कि आप इलिप्स समझ लें। ये 3D फिगर है ना, ये कुछ इस तरह से है ना। नाउ अभी यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेल लगा हुआ है, बट हम लोगों ने नहीं दिखाया, हम बस इसको कंप्लीट लूप दिखा दिए हैं। तो सपोज दैट दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट इधर से जा रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे अब सर्कुलर लूप में तो भाई कैसे हम लोग दिखाएंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इसमें। तो इसके लिए भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट इस सेक्शन के लिए अगर देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह से हो, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब यहाँ पे सपोज दैट ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अभी हमारे को फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अलाइनमेंट कैसा होगा। तो हमारा राइट हैंड थंब रूल, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये सपोज दैट ऐसे की ओर, जैसे ये 3D फिगर है तो ये बाहर की ओर मान लेते हैं करंट निकल रहा है। तो यहाँ पे इसको होल्ड किया तो ये जो पैटर्न आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो पैटर्न आएगा, ये ऐसा जो पैटर्न आएगा वो हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो यहाँ पे अगर उस पैटर्न के तहत बनाएं तो ये आ जाएगा मेरा कुछ इस तरह से हमारे को पैटर्न मिलेगा। तो क्या है भाई, ये अगर यदि हमारा फील्ड डायरेक्शन ऊपर है तो ये तो हमारा जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा भाई, बाहर की ओर। यहाँ पे जो करंट शो का हो रहा है, ये 3D फिगर है ना, ये ऐसे दिखा रहा है मैंने रिंग। तो ये 3D फिगर, तो करंट उधर की ओर है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरह से होगा हमारा। ये और भी होगा, है ना। और ये इधर से लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। उसी तरह से इधर से मैं बनाऊं, इधर के लिए मैं बनाना चाहूं तो ये क्या होगा कि ये लग रहा है कि करंट जो है ये ऐसा है, तो ये लग रहा है कि करंट नीचे की ओर जा रहा है। इस जगह पे एक सेक्शन ले लूं तो करंट क्या लग रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो यहां से मैं बनाऊं तो कुछ ये बन जाएगा हमारा, कुछ ये बन जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, होल्ड द करंट, तो ये ऐसे घूम रहा है, अब ऐसे ये ऐसे घूम रहा है। ये और भी है, ये कुछ इस तरह से डायग्राम में बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूं, लेकिन फिर भी आप आई होप कि समझ में आ रहा हो। तो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो जरा गौर करके देखें, ये हो गया नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका, है ना। तो यहाँ गौर करके देखें तो ये क्या लग रहा है कि जैसे सपोज दैट ये एक है, सपोज दैट ये एक सरफेस है ना, सपोज दैट इसको मैं बता रहा हूँ, इसका ये जो इससे रिंग होगी अपर सरफेस, ये सपोज दैट रिंग है, तो ये हो गया अपर सरफेस। और ये जो नीचे है इसका वो क्या हो गया, दिस वन इज योर लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस एंड दिस वन इज योर लोअर सरफेस। इसको एरो नहीं बनाते हैं, ये मैंने रिंग का ये ऊपर हो गया, ये लोअर हो गया, नीचे लोअर हो गया। अभी यहाँ से देखें तो ये अपर सरफेस से क्या लग रहा है कि फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है, देखिए नहीं लग रहा है, ये ऐसे ऐसे लग रहा है कि बाहर निकल रहा है फील्ड लाइन। और नीचे लोअर सरफेस में देखिए तो नहीं लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे सब घुस रहा है ना। तो कुछ इस तरह से नहीं आ रहा है कि ये जैसे यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, तो सपोज दैट ये अपर सरफेस है, तो अपर सरफेस से ऐसे तो आपका लग रहा है फील्ड लाइंस निकल रहा है ना।
और नीचे से लग रहा है कि ये फील्ड लाइन सब ऐसे घुस रहा है। कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको, जैसे कि लग रहा है कि हमको हमेशा मालूम है कि एक बार मैग्नेट में, जैसे ये नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, तो नॉर्थ से हमेशा क्या लगता है कि ऐसे लगता है निकल रहा है, नॉर्थ से ऐसा लगता है ना निकल रहा है, और साउथ पे क्या लग रहा है, लगता है कि ये घुस रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सरफेस से ऐसे निकल रहा है और नीचे वाले सरफेस में ये जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉर्थ की जैसा, ये सरफेस नॉर्थ के जैसा शो कर रहा है, अपर सरफेस इज नॉर्थ एंड लोअर सरफेस इज शोइंग एज द साउथ। तो ये जो लूप है, सर्कुलर लूप है, तो इससे क्या हो रहा है, ये भी एक मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह हमारे को ये भी एक शो करने लगा कि जिसका ऊपर वाला भाग नॉर्थ पोल, ये वाला भाग नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और लोअर वाला पार्ट क्या कर रहा है, साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। इसको एक और वे में आप इसको समझ सकते हैं, क्लॉक फेस लॉ। क्लॉक फेस लॉ ये कहता है कि सपोज दैट कि ये एक सर्कुलर लूप है और यहाँ से सपोज दैट जो करंट फ्लो कर रहा है वह एंटी क्लॉकवाइज है। सपोज दैट यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है वह एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐसे आप बना सकते हो, ये देखिए इसके साथ ये मैच कर रहा है ना, और ये क्या बना, नॉर्थ पोल। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज वे में करंट फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ पे कैसा पोल क्रिएट होता है, तो नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। और यही अगर यदि क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो करंट, क्लॉकवाइज सपोज दैट ये, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए इसको इससे और इसको इसके साथ मैच कर रहा है। तो जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ द पोल जनरेट होता है वह क्या हो जाता है, साउथ पोल। और वैसे भी मैंने बोला था कि एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट हमेशा ये डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा तो मतलब वहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों है, एक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस लूप में भी अगर यदि देखें, इस लूप को भी देखें, तो जैसे इसको मैंने ऐसे करके ये लूप लिया था, है ना, इसको मैं ऐसे करके देखूं, मतलब कि ये जो लूप ऐसा है, अब मैं ऐसा ले लेता हूँ इस तरह से, तो मेरे को ये जो दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने करंट इस डायरेक्शन में लिया है तो ये हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया। तो ये क्या है भाई, ये तो हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली इधर हमारा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अब इसको, इसी का मैं अगर यदि आउटलाइन इधर देखूं तो ये क्या बन रहा है, इसको, इसका आउटलाइन मैं इधर लेता हूं, उसी को मैं ऐसे ले लेता हूं, तो यहाँ देखिए कि आपको कैसा बन रहा है। यही लूप में एक तरफ से आप देख रहे हैं तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसी लूप में ये करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन इसी लूप में इसका जस्ट ऑपोजिट देखिए, मतलब एक ऐसा है तो दूसरा सरफेस ऐसा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ये जो कि क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज है, तो इधर क्या बन रहा है, साउथ पोल। तो ये क्या था, ये अपर सरफेस था ना, ये अपर सरफेस था, और ये क्या था, ये लोअर सरफेस था। तो आप जरा गौर करके देखो कि ये जो अपर सरफेस था, दिस वाज योर अपर, तो इधर क्या बना हमारा, नॉर्थ आ रहा है, और लोअर नीचे जो था वो लोअर सरफेस था, लोअर पे क्या बना, साउथ। उसी चीज को यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ये क्लॉक फेस रूल्स है, ये दिस इज योर बाय क्लॉक फेस रूल। ओके, नाउ यहाँ पे एक और डिस्कशन होता है कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द on what factors the magnetic field depends upon this circular loop. तो factor affecting
strength of magnetic field here. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? तो भाई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सर, ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए ही पढ़ रहे हैं, करंट कैरिंग लूप के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि B इज इक्वल्स टू, B इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है हमारा बतलाता है? मैग्नेटिक फील्ड बतलाता है। और ये आगे 12th में आप लोग पढ़ोगे कि एक लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाय आर। अभी ये सारा चीज़ क्या है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट इन सिलेबस। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये जैसे ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7 होता है। ये 2 पाई खुद में खुद ही एक कांस्टेंट है। ये n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, तो B इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जैसे एक टर्न का सर्कुलर लूप था, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे उतना टाइम्स यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो B किस पे डिपेंड किया? एक तो डिपेंड किया नंबर ऑफ टर्न्स पे। फिर देखें दूसरा फैक्टर क्या है? I पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है कि करेंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन करेंट। मतलब जितना हाई करंट यहाँ से होगा, जितना हाई करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो क्या क्या फैक्टर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मीन्स जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा फैक्टर है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, में जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। और तीसरा एक फैक्टर आप देख रहे हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस रेडियस। ये जो रेडियस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा लूप बनाते चले जाओगे आप, है ना, जितना बड़ा लूप आप बनाते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही वीक होता चला जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। I hope this one is clear to you all. Next video we'll discuss about the solenoid. Thank you.